पानी की कीमत अगर समझनी है आपको तो वर्तमान देखने से ज़्यादा इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी सारी सभ्यताएं उजड़ गईं, कितनी सारी सभ्यताएं बसी और सब पानी की ही वजह से। नमस्कार, मैं हूं विपुल पांडे और आप देख रहे हैं किसान तक। इस वक्त मैं बांदा में हूं, एक फार्म हाउस में हूं और मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत खड़े हैं वो पूरे बांदा को तालाब ही तालाब देने के लिए ये चर्चित हैं। जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र भाई है और मैं बांदा का रहने वाला हूँ। और ये पूरे बुंदेलखंड के जो उत्तर प्रदेश के 7 जनपद हैं, इन पूरे जनपदों में तालाबों के लिए या पानी संकट के समाधान के लिए काम करता हूँ। आपसे मेरी पहले भी बात हुई, आपने बार बार कहा शानदार तालाब बनवाया है। तो सबसे पहले एक हम तालाब के किनारे खड़े हैं, तो शानदार तालाब की खासियत क्या होती है, फिर इसके बाद शुरू। देखिए, तालाब के बनना कहाँ है, बात ये होती है कि बने वहाँ जहाँ पूरे खेत का पानी निकल के जाता हो उस एरिया में बनना चाहिए। उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई खेत के अनुपात में होनी चाहिए और यदि वो पेड़ों के बीच में है तो और शानदार रहता है, क्योंकि उसका पानी सदा टिका रहता है, पूरे साल भर काम करता है वो। अब आपको बता दूं कि पुष्पेंद्र जी पिछले 3-3.5 दशक से पूरे बांदा को और चित्रकूट को भी ये पूरे तालाब दिलवाने के लिए उस मुहिम में लगे हुए हैं। इन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन ही तालाब को समर्पित कर दिया और उसके बाद से अभी ये स्थिति है कि यहाँ पे सरकार ने भी माना कि बांदा को तालाब ही पूरा पुनर्जीवन दे सकता है, बुंदेलखंड को पूरे तालाब ही पुनर्जीवन दे सकता है और खेत तालाब परियोजना शुरू हुई। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत कठिन रही। पुष्पेंद्र जी, वो कैसे आपको लगा कि अब तालाब पर ही जोर देना चाहिए, तालाब ही भविष्य? हमारा जन्म जी हुआ है पानी के संकट से शुरू हुआ है। बुंदेलखंड के जिस इलाके में भी किसान है तो पानी का संकट रहता है। तो पूरे जीवन भर जब भी कोई बात होती है सरकार की, समाज भी, तो पानी के संकट की बात होती है। चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई का पानी हो। किसानों को एक परेशानी रहती है कि सिंचाई के लिए पानी नहीं है या कम है पानी हमारे पास, इसलिए हम शायद किसानी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पीने के पानी के संकट के नाम से बुंदेलखंड जाना जाता है। बुंदेलखंड का नाम ही लीजिए तो पानी का संकट है। लेकिन 2000 में मेरा ध्यान गया जब हमारे इलाके में समस्याएं ज़्यादा बढ़ने लगी। जबकि मेरा गांव है नहर के किनारे, कैनाल नहर है, लेकिन मैंने देखा कि मेरे देखते देखते ही बहुत सारे किसान धान की खेती छोड़ने लगे और मेरे गांव में ही 2006 तक करीब 7 किसानों ने आत्महत्या की। जवान भी थे, उनके घरों के परिवार के लोग भी थे, कुछ महिलाएं भी थी। उन आत्महत्याओं के कारण में जब हम गए तो हमें पता चला कि इसमें तो पानी का एक पहला संकट है, जिसकी वजह से किसान कर्जदार होता है, हताश होता है, उसको ये लगता है कि हम इसमें सफल नहीं हो सकते, हाथ पैर चलाता है। पुष्पेंद्र भाई, 1 मिनट के लिए मैं रोकूंगा आपको। आपसे मेरी पहले भी इस बारे में बात हुई। वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिससे कि आपको आया कि नहीं, अब तालाब के लिए अपना पूरा जीवन हमें झोंक ही देना है, और क्या वजह थी, कैसे आपने शुरू? देखिए, एक खबर मैंने पढ़ी अपने अखबार में कि आबरू के मोल पानी। आबरू के मोल पानी वो कहानी है कि बुंदेलखंड में महोबा जनपद का एक जैतपुर कस्बा है। वहाँ पे सूखे के वर्ष में पानी का संकट बढ़ा और एक महिला जो पानी बहुत दूर से लाती थी और पूरे दिन में परिश्रम करके भी पानी नहीं पुजा पाती थी, वो पड़ोस के किसी जेट पंप वाले मकान में गई और वहाँ उसके साथ छेड़छाड़ हुई। फिर रुकी, फिर कुछ दिन बाद गई। जब उसके साथ छेड़छाड़ हुई तो ये खबर अखबारों की नज़र में आ गई और वो जब निकली आबरू को मोल पानी, तो हमारे अंदर ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ कि हमें लगा कि ये काम तो अब करना चाहिए, तो इज्जत का सवाल है। फिर उसके बाद से हमने बड़े तालाबों पे, सामुदायिक तालाबों पे काम करना शुरू किया। चरखारी तालाबों का कस्बा कहा जाता है। वहाँ 400 वर्ष पुराने तालाब सूख रहे थे, महोबा में तालाब सूख रहे थे, वहाँ से हमने शुरू किया। हम तो एक लाइन में हमने संदेश डाला अपने मित्रों को, देश भर के। उस समय मैसेज ही कर सकते थे मोबाइल पे, इत सुगत जल स्रोत सब बूंद चली पाताल और पानी मोले आबरू उठो बुंदेली लाल। इस मैसेज को पढ़ के देश भर से मात्र 20-21 लोग हमारे साथी आए। अच्छा, ये आपकी खुद की कविता है? जी।
और जब और भी ये पूरा उस समय के क्राइसिस पे आपके मन में अचानक आई थी जो आपने लिखा? अचानक आई उसके सवाल और जवाब के रूप में। तो मुझे जवानों को प्रेरित करना था कि उठो, इसे कौन करेगा, इसके लिए तुम उठो। और जब 21 साथी हम चरखारी में गए और उस तालाब के एक तालाब सूखे जयसागर तालाब का जो करीब 100 बीघे का है, उसको उबारने के लिए, डिसिल्ट करने के लिए हमने मन बनाया, तो लोगों ने पहले तो मजाक उड़ाया कि 21 लोग क्या करेंगे। लेकिन जब 4 अप्रैल को हम लोगों ने शुभारंभ किया तो 4000 लोग थे पूरे बुंदेलखंड से। अच्छा, आपको उम्मीद थी इतनी कि इतने लोग जुटेंगे नहीं। आपके साथ में? शुरू में 15-20 आपने सोचा था? जज्बा था कि हम लोग करेंगे, एक संदेश देंगे समाज और सरकार को, लेकिन उम्मीद नहीं थी। उस उम्मीद ने हमारे हौसले बढ़ाए। पूरे इलाके में जो लोग आए, नगर पालिका अध्यक्ष आए बहुत जगहों के, उन लोगों ने उस काम को किया। और यानी सभी लोग रास्ता ढूंढ रहे थे और उनकी उम्मीदों को आपने दिशा दी, उनको जगह दिया। उन सब लोगों ने मिल करके हमें दिशा दी और हमारे काम ने उन्हें दिशा दी। तो वहाँ से ये अभियान शुरू होता है। फिर हमने कीरत सागर, ये 6-7 साल तक ये अभियान चला कि बड़े जितने तालाब हैं वो पूरे बुंदेलखंड में सरकार नहीं बना रही तो समाज को बनाना चाहिए। फिर हमने तय किया कि राज और समाज अगर दोनों मिल जाएंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। तो हमने जिला प्रशासन से मिल के उनसे ये अनुरोध किया कि हम लोग मिल के काम करेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। ये समाज और सरकार की दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है। मुझे याद है कि मुझे वहाँ जो उस समय के जिलाधिकारी थे अनुज कुमार झा, उन्होंने इस बात से सहमति जताई कि हम लोग मिल के काम करें तो अच्छा काम होगा। और उन्होंने वातावरण बनाने में हमारी बहुत मदद की। और कीरत सागर में भी करीब 2-3 हज़ार लोग प्रतिदिन आते थे और सभी समाज के लोग आते थे, समुदाय के लोग आते थे। ये अभियान ने हमें हौसला दिया, हमारा हौसला बढ़ाया कि ये काम हो सकता है। जब अपने बुंदेलखंड के बड़े तालाबों को हम लोग ठीक कर सकते हैं तो हमारा हौसला हुआ कि अब कैसे होना चाहिए। लेकिन उससे किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ था। शहरों में, बड़े नगरों में जो तालाब थे उन पर तो काम हुआ, लेकिन मूल में थे किसान। किसान के लिए क्या था? फिर 2013 से हमने एक अभियान शुरू किया, अपना तालाब अभियान। राज समाज के साझे सरोकार से अभियान उत्पन्न हुआ। उससे हमने किसानों के तालाब बने, लेकिन कोई योजना नहीं थी। तो कैसे बने? तो जिला प्रशासन के साथ बैठ करके हमने बताया कि जहाँ से भी मुश्किलें हैं किसान की वहाँ तय करें। महोबा जनपद इसलिए शुरू किया था कि सबसे ज़्यादा क्राइसिस वाला जनपद था। तो हमको ये मन में लगता था कि जहाँ ज़्यादा संकट है पहले उसको ठीक करें। अगर उसको ठीक कर ले गए तो फिर बाकी संकट तो अपने आप समाधानित हो ही जाएंगे। यहाँ की चर्चा जानी चाहिए। तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं जिन पे लोग खनन करते हैं, मशीनें लगाते हैं। तो हमने वहाँ पर कई बैठकें कराई खनन वालों से, ठेकेदारों से, कि भाई आप लोग जब पूरा खनन करके पर्यावरण को असंतुलित कर रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ समय संतुलन बनाने में दो। तो क्या करें? तो उनसे कहा आप मशीन दे दो 1-1 हफ्ते के लिए, 10-10 दिन के लिए। हम किसान को कहते हैं वो अपना डीजल डलाएगा और तालाब बना लेगा। इसमें किसान सहमत हुए। हम बैठे, जिलाधिकारी भी हमारे साथ जाते थे, लगातार धूप में जाते थे, गर्मी में जाते थे, अपने ऑफिस टाइम को छोड़ के जाते थे। तो वहाँ वातावरण बना। हम राज और समाज ने मिल करके जो वातावरण बनाया उससे बहुत सारे लोग किसान तैयार हुए कि हमको चलो कलेक्टर साहब मेरे घर में आएंगे, मेरे खेत में आएंगे इसी बहाने। और शुभारंभ के लिए जब जाते थे तो किसान का तिलक कलेक्टर करता था। वो कहता था आप जिलाधिकारी हो, आप जब इस काम को करोगे तो सम्मान होगा। तो जिलाधिकारी अगर किसान का सम्मान करने जाए तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी बात थी। उसका हमने फ़ायदा उठाया, उनको प्रेरित करने में वो हमने फ़ायदा उठाया कि किसान प्रेरित हो जाए। मशीनें दिलाई, ये हमारे वहाँ जो एनएच बन रहे थे उनसे मशीनें दिलाई। तो जितने एनएच बने, रेलवे लाइन बनी, जितने सरकार की इस तरह की योजना होती जिसमें मिट्टी चाहिए था, उन सब का हमने उपयोग किया और उसके बदले में शानदार तालाब बनाए। नहर बननी थी, उससे भी शानदार तालाब, ऐसे ऐसे तालाब कि जिससे 100-100 एकड़ ज़मीन सिंच रही है, तालाब कभी खाली नहीं हो रहा है। दोनों काम हुए। ग्राउंड वाटर अपने आप जा रहा था, वो तो हम समझ रहे थे कि ग्राउंड वाटर का काम अपने आप होना है। यानी तालाब के लिए आपने रास्ता बनाया, उसका एक तरीका निकाला, एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही कैसे हम तालाब को दे सकते हैं, क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं था
और बहुत सारी योजनाएं नहीं थी सरकारी कि हम बना सकें। आइए यहाँ बैठते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। तो ये तो तालाब के लिए रास्ता बनाने की बात हुई। एक बात पुष्पेंद्र भाई ये भी ज़रा बताइए कि तालाब पहले भी हुआ करते थे, लेकिन और बारिश तब भी हुआ करती थी, लेकिन तालाब सूखे रह जाते थे और उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता था किसान को। ये स्थिति समाज में ऐसी आई कि जो विकास हुआ, सड़कें बनी, मकान बने, बहुत सारे ऐसे ढांचे बने हैं जिनको पानी की बहाव को देख करके पानी का जो रहाइश है, जो पानी जहाँ रहता है और जहाँ से निकलता है, उसके रास्ते में छेड़छाड़ हुई है, उसको नहीं देखा गया। चकबंदी जो हमारे यहाँ हुई, चकबंदी हो सकता है किसी मायने में अच्छी हो, लेकिन हमारे इलाके के लिए जिन्होंने किसानों ने अपने स्ट्रक्चर बनाए थे, मेड़ बनाई थी, बंदी बनाई थी, पेड़ लगाए थे, वो सब के सब, और जो हमारे गोचर थे, जो पानी के आने जाने के लिए आसान रास्ते होते थे, पानी को ग्राउंड वाटर में जाने के लिए, नीचे जाने के लिए आसान राह करते थे, उनको अनदेखा करके सारे स्ट्रक्चर बने। रेलवे लाइन हो, सड़क हो, मकान हो, कॉलोनियाँ हो, सब बिना पानी के विचार किए हुए बना। पानी को देखा नहीं गया, पर्यावरण को देखा नहीं गया। ये हमसे गलतियाँ हुई। विकास की ज़रूरत थी, लेकिन ये जो प्राकृतिक संसाधन है जिनके बिना जीवन हो नहीं सकता है, उनको अनदेखा करके ये काम नहीं करना चाहिए, ये किया था। उससे पानी आने के रास्ते बंद हो गए। बहुत सारे तालाब थे, बड़े बड़े तालाब थे, बड़े सागर नाम दिए, कीरत सागर, निर्मल सागर, बहुत सारे तालाब हैं, लेकिन उनके रास्ते बंद हो गए थे। तो रास्तों को ठीक कराने के लिए मुहिम छेड़ी कि उस तक पानी आ जाए। उनमें देखा कि बहुत सारे स्कूल्स बने थे जिनकी दीवारें तोड़ करके पानी आ रहा था, चूँकि उस ज़मीन को बिना देखे बहुत सारी कॉलोनियाँ बनी थी, मकान बने थे, लेकिन उसमें बड़ा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन वातावरण तो बन गया। ज़्यादा लोगों की संख्या वहाँ थी कि पानी आए, कम लोगों की संख्या थी जो प्लाटिंग करते थे, जो मकानियत का काम करते थे, उन लोगों की संख्या थी कि पानी ना आए ताकि हम तालाबों में कब्जा करें। ऐसे भी लोग थे, ये बहुत कम लोग थे, और वो लोग थे जिनके पास बहुत पैसा है। वो लोग तालाबों की खाली पड़ी ज़मीनों में कब्जे के लिए, पानी ना आए तो वहाँ प्लाटिंग हो जाए, कब्जा कर रहे हैं, इस तरह के काम करते थे। लेकिन उनसे लड़ना ठीक नहीं था। आहिस्ते आहिस्ते बहुत सारे काम ऐसे हुए कि वो कब्जे भी हटे, वहाँ तक पानी भी आया, आज पानी भी भरा है। तो ये एक बड़ा काम था। लेकिन हमारा काम था कि आम आदमी की जहन में तालाब की खासियत और ज़रूरत, तो आर्थिक मूल्यांकन करना। अभी तक क्या था, समाज के तालाब देखते थे जो, वो कहते वही तालाब जो कब्जा हो गया, वही तालाब जिसमें गंदगी है, वही तालाब जो सरकार का है, हमारा नहीं है। ऐसे मिथक बन गए थे। उन मिथक को तोड़ने के लिए तालाब नाम की चीज़ खेत खेत में आ जाए। तालाब बनाना पुण्य का काम है। ऐसे तालाब बनाए कि किसानों ने अपनी बहन बेटियों के शादी के लिए बेची गई ज़मीन का पैसा रोक करके तालाब बनाया और फसल पैदा करके शादियाँ की। बहुत बड़ा काम किया। हम लोग घूमते रहते थे, पैसा कहाँ है। किसी ने ज़मीन बेची अपनी बेटी की शादी करने के लिए, हम पहुँच गए प्रेरित करने की तालाब बना लो, तालाब बना लो, इस साल तालाब बनाओ, अगले साल शादी करो। यानी तालाब बनाओगे तो ज़मीन नहीं बेचनी पड़ेगी। ऐसे लोगों ने काम किया। और ये किसानों का अभियान है, पूरा अभियान बुंदेलखंड का किसानों का है। सरकार अगर किसानों के बीच में किसानों के लिए काम करे तो किसान सर आँखों पर लेते हैं और पूरा अभियान सफल हो गया। ये अकेले सरकार का काम नहीं है। सरकार ने एक मदद की, लेकिन अपनी ज़मीन, बेशकीमती ज़मीन, जिन्होंने तालाब बनाया 4 लाख 5 लाख रुपए कीमत की ज़मीन लगाई उन्होंने, यहाँ तो 52,500 मिले। लेकिन सरकार का योगदान इस रूप में है कि उनकी एक योजना से काफ़ी सफल हुआ। लेकिन 25,000 तालाब, करीबन 2.5 से 3 करोड़ घन लीटर पानी इस योजना से हुआ, लेकिन 18 करोड़ घन लीटर पानी बिना योजना के हुआ। वो सब जो आपने शुरू की थी मुहिम, उसमें हुआ। कितने लोगों को आपने बताया कि खुदकुशी से भी रोका था? ये स्थिति आ गई थी कि लोग खुदकुशी करने जा रहे थे। तो ये क्या स्थितियाँ थी कि लोगों को खुदकुशी करने की नौबत आ रही थी? लोग जान देने जा, कर्ज से, निराशा से आगे कोई रिश्ता नहीं, सामाजिक ऐसे टूट गया है समाज। इस कारण से तमाम नीतियाँ ऐसी हैं कि जिनके कारण से किसान समाज और गाँव का समाज टूटा है। उनका मैं जिक्र यहाँ नहीं करूँगा। लेकिन हमारा ये था कि वो कैसे, जो खालीपन है वो भरा कैसे जाए। निराशा कहाँ से टूटेगी? कोई सक्रियता आ जाए, आशा आ जाए। तालाब बनाने में आशा है पानी बरसे,
पानी बरसेगा तो पानी भरेगा। अब पानी कैसे बरसे, उसके लिए भी लोग कोशिश करते थे, पेड़ लगाएं तो पानी बरसेगा। तो कई आशाएं एक साथ जुड़ जाती थी। निराशा हमारी दूर करने की पहली जिम्मेदारी बनती थी। और निराशा दूर कर लो, इससे नहीं बनती है। कोई इसके लिए मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत कोई ऐसा केस अगर आप बताएंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे किसी को निराशा से आपने आशा की तरफ एक सीढ़ी पर लेकर गए। मैं तो दर्जनों कहानियाँ हैं किसी पर गए। मैं एक नवल किशोर की ही कहानी आपको बताता हूँ कि मेरे संज्ञान में आया कि मेरे गांव में 7 आत्महत्याएं हुई थीं और कई लोग ऐसे थे गांव के जिन्होंने आत्महत्या करने की सोची और उसको गांव वालों ने बचा लिया। नवल किशोर एक ऐसे किसान थे कि जिन्होंने सारी किसानी की जो कोशिशें थी वो करके थक गए थे और उसका परिणाम ये था कि उनकी उस कोशिश में तकरीबन 10 बीघे ज़मीन उनकी बिक गई। अब जब 10 बीघे ज़मीन बिक गई तो और निराश हो गए। ट्रैक्टर का कर्ज जहाँ का तहाँ, उनके और कर्जे जहाँ के तहाँ, उससे वो निराश थे। और लड़की जवान, शादी तय हो गई और पैसा नहीं। इन सब के लिए जब मुझे पता चला कि उसने एक पुलिस कप्तान के लिए चिट्ठी लिखी है और उनके परिवार वालों ने बताया कि मैंने चिट्ठी पढ़ी है, इन्होंने ये लिखा है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मेरा कारण ये है, मैं अपनी शादी नहीं कर पा रहा, मेरी फसल सूख रही है, पानी का प्रबंध नहीं हो, तमाम कारण बताते हुए, लेकिन निराशा एक थी कि आगे कोई रास्ता नहीं था। हम वहाँ पे गए और उनसे बातचीत की। तो सबसे पहला संकट क्या था, लड़की की शादी सामने थी। हमने कहा हमारे घर में गेहूं के मंडे लगे हैं, वो आपका है। तो ट्रैक्टरों में भरवाया, उनको दिया कि जाओ मंडी में अपने नाम से बेचो और शादी करो, तुम चिंता ना करो, आगे काम करते हैं। फिर क्या करते हैं, तो पहले शादी हुई, फिर इसके बाद कहा तालाब बनाओ। तालाब बनाने की योजना भी आ चुकी थी, तालाब बनाया। इसके बाद में खेत में गए, अब वो अपने आप कर रहे हैं। खेत तालाब योजना में शायद पहला तालाब था जो उनका बना। हमारे गांव का वो पहला तालाब था। उन्होंने पहले ही तुरंत चूँकि समझ चुके थे कि मौका आए ही बनाते हैं, तो खेत तालाब योजना शुरू हुई, उससे उन्होंने तालाब बनाया और बहुत सारे किसानों को, करीब 1500-2000 किसानों तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई और बहुत सारे क्षेत्र में किसानों ने उनकी बात मान के तालाब बनवाया। तो निराशा से आशा की तरफ बढ़ने का ये मेरे सामने चश्मदीद एक गवाह है नवल किशोर कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की और निराशा ख़त्म करके दूसरों की आशा की किरण बना। आज वो प्राकृतिक खेती का सेंटर है और शानदार काम कर रहा है। 4 संतुलन वो साध चुका है, बीज अपना हो गया है, पानी अपना हो गया है और उसकी खाद अपनी हो गई है। ये सारे अपने होने के बाद उसकी सौर ऊर्जा का काम बचा है। तो वो इस पूरी बुंदेलखंड में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कलिंजर में अभी सम्मानित किया था इस काम के लिए, अच्छा तालाब बनाने के लिए। अच्छा काम, वो शुरुआती दौर के तालाब थे, लेकिन उससे अच्छे तालाब फिर बहुत सारे तालाब बने हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि बुंदेलखंड में फिर मुझे एक अध्ययन मिला, बहुत सारे लोगों ने काम किया इस क्षेत्र में, बहुत सारे लोगों ने, और कई लड़कों ने PhD की बुंदेलखंड की पानी की क्राइसिस में। अमेरिका की एक न्यूयॉर्क की स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर राहुल रस्तोगी और उसके स्टूडेंट भरी जून में, जब कोई आता नहीं विदेश से, उस समय आकर के रहे, अपना तालाब अभियान का उन्होंने अध्ययन किया। और अभी भी एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी अध्ययन किया, नौजवानों ने पूरी थीसिस लिखी और बहुत सारे लोग अभी काम कर रहे हैं। PhD करने जब कोई आता है तो हमको बड़ी खुशी होती है कि एक 5वीं पास व्यक्ति के पास, किसान के पास PhD करने लोग आ रहे हैं और हमसे राय मशविरा ले रहे हैं, हमारे मार्गदर्शन में PhD कर रहे हैं। तो ये सब बड़ा काम है ये। अच्छा, आपने चूँकि बता ही दिया, जिक्र किया 5वीं तक ही आपने पढ़ाई की, लेकिन आपने अपना तालाब से कितने लोगों का परिवार खुशहाल कर दिया? आपके अपने परिवार में क्या इस बात का सहयोग मिला कि आप अपना तालाब के लिए जो है अपना सारा समय व्यतीत करें? मेरे कहने पे मेरा परिवार और किसी के कहने पे किसी का परिवार कम चलता है। वो देखता है, चूँकि मैं शुरुआती दौर से जिस विधा पे काम कर रहा था तो उनको लग रहा था कि ये समय बर्बाद करना है, ये अच्छा काम करते तो हमारे परिवार में इतनी समृद्धि आती, इतनी परिचय है, इतना बड़ा काम है, ये सब देखते थे। लेकिन मुझे पूरा विश्व दिख रहा था। उस काफ़ी समय बाद पूरा विश्व की समस्या दिखने लगी थी। बुंदेलखंड के केंद्र में रखते हुए हम विश्व की समस्या देख रहे थे। लेकिन जब बाहर काम हुआ और एक समय ऐसा आया कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने ये कहा कि हम उनके गांव में जा कर के और उनका सम्मान करना चाहते हैं, उनके काम का।
तो जब वो आए, मैं 4 साल नहीं गया था, और जब वो गांव में गए, रात में रुके और सुबह दरवाजे पे आए और सारे प्रमुख सचिव, कमिश्नर, सब लोग आके बैठे, दरबार किया कौड़े में बैठ के, तब उनको गांव वालों को और परिवार वालों को लगा कि ये तो कोई बड़ा काम, और वहाँ से उन्होंने शुरू किया और अब आवर्तनशील खेती में वो शिफ्ट हो गए हैं। अब 21 बीघे में 7 भाइयों का परिवार है, तो बच्चे भी, जो बच्चे हैं वो तो मेरी बात सुने, लेकिन मेरे भाइयों ने कम सुना, बच्चों ने अपने माँ बाप को सुनाया, तो वो काम आया। और बाहर की जो खुशबू है वो गांव पहुंची, तो उन्होंने 6 तालाब बनाए, 21 बीघे में बाग लगाया। अब लगातार काम शुरू है आवर्तनशील खेती का। अब पूरा परिवार आवर्तनशील खेती के लिए समर्पित है, यानी पूरे देश के, पूरे विश्व की समस्याओं के समाधान में हम भी एक इकाई हैं। इस रूप में परिवार और गांव के लोग समर्पित हैं। और अब इतना ही नहीं, बुंदेलखंड के 100 गाँव में इस खेती के लिए, ये जो ऐसी खेती है जो पर्यावरण के संतुलन के लिए, जो खाद्यान्न संतुलन के लिए, जो पानी के संतुलन के लिए, जो ऊर्जा के संतुलन के लिए, ये विधा है कि एक किसान कैसे अपने खेत में रहते हुए वैश्विक काम कर सकता है। तो ये वैश्विक काम है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सरकारें यदि खेती को राष्ट्रीयकर, ऐसी खेती को जिस खेती में पर्यावरण संतुलन हो, जिस खेती में पानी का संतुलन हो, जिस खेती में ऊर्जा संतुलन हो, ऐसी खेती को यदि राष्ट्रीय खेती का सम्मान का दर्जा मिल जाए, तो पूरा बुंदेलखंड नहीं, पूरा देश इस काम के लिए, पूरा स्टेट इस काम के, किसानों के लिए, सम्मान के लिए काम करना शुरू कर दे। किसानों को सम्मान नहीं मिलता है, इसकी ज़रूरत है। पानी तो मिल गया, हमारे अभियान से पानी मिल गया, लेकिन सम्मान कहाँ मिल रहा है? अभी किसानों की लड़कियों की शादी नहीं हो रही, लड़कों की शादी नहीं हो रही। ये सम्मान मिलने से आएगा। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि एक बड़ा सेक्टर जिसके बिना हम रह नहीं सकते, भोजन हमें कहाँ मिलेगा, मंदी नहीं आती, तो सरकारों को ये जानना चाहिए किसानों की संख्या ज़्यादा है इसलिए नहीं आती। अगर तालाब से तो काम शुरू हो गया, लेकिन अब शिफ्ट हो गया आवर्तनशील खेती में। अब हम 100 गांव में यहाँ पर एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं। पहले हमने बनाया था बुंदेलखंड में मॉडल तालाबों का, 4,500 तालाब बना के बिना पैसे के काम शुरू किया। अब हम 100 गांव में अपनी ज़िंदगी के अंत तक 100 गांव में ऐसा मॉडल बना रहे हैं कि जहाँ पर सैकड़ों किसान आवर्तनशील खेती के लिए प्रेरित होंगे और एक मॉडल का काम करेंगे। सरकारों को इससे सीखना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। दरअसल पुष्पेंद्र भाई जी जो आवर्तनशील खेती की बात कर रहे हैं, ये हमारे संवाददाता निर्मल यादव जी इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन जो हमने बात की ये तालाबों पे देखना, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ये अब सिर्फ बांदा का संकट नहीं है, नेक्स्ट संकट कहीं का भी हो सकता है ना पुष्पेंद्र भाई? नेक्स्ट संकट कहीं का भी हो सकता है और ये ग्लोबल संकट भी बन सकता है। तो आपको भी कहीं ना कहीं जागरूक रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। पुष्पेंद्र भाई ने जो बीज बोया था वो पूरी तरह से एक फसल बन चुकी है, वो अपने आप बढ़ती रहेगी, लेकिन उसको और भी आगे बढ़ाने की, और भी आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो ये देख रहे थे आप पुष्पेंद्र भाई से हमारी खास बातचीत। और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं किसानतक.in पर, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल किसान तक ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।